नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओम्या हिंदी कहानी। मैं आप सभी का ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से स्वागत करती हूँ एक नई अनोखी कहानी के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम शुरू करते हैं आगे कहानी। देवी कोट से जैसलमेर जाने वाली सड़क पर एक कतार में 8 से 9 बैलगाड़ियां चल रही थी। सुबह का सूरज खिला हुआ था। बैलगाड़ियों पर लोग अपने सामान के साथ लदे थे। इन्हीं के बीच एक बैलगाड़ी में पीछे सीट पर 8 साल की लड़की बैठी थी। उसने हरे रंग का राजस्थानी घाघरा चोली पहना हुआ था। कंधे में एक और लाल रंग का दुपट्टा डाल रखा था। बालों को गूंथ कर चोटी बनाई हुई थी। चेहरे पर मासूमियत उसके बातों से ही झलकती। रास्ते में गुजरते समय वो जिन चीज़ों को देखती उनसे जुड़ा सवाल अपने बाबा से करती। बाबा, हम घर कब पहुँचेंगे? बाबा ने कहा, तू ज़्यादा सवाल ना कर छोरी, पहुँच जावेंगे तो तने पता चल जावेगा। अपने बाबा से पूछने पर उसे संतुष्टि जवाब नहीं मिलता तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम कब पहुँचेंगे? बताइए ना, मुझे अपनी सहेलियों के साथ खेलना भी है। माँ ने कहा, बस थोड़ी देर की बात है, जल्दी पहुँच जावेंगे, तू शांति से बैठ। उसकी माँ ने सिर का आंचल संभालते हुए कहा। एक साइड में उन्होंने आंचल को दांतों तले दबा रखा था। अगर आधा घूंघट कहूँ तो गलत नहीं होगा। आसपास नजरें जिधर तक जाती सिर्फ रेत ही रेत नजर आती। रेत का भंवर ऐसा था कि छोटे छोटे टीले बन गए। ये तो खासियत थी जैसलमेर की। इसे भारत का येलो सिटी कहा जाता है। अचानक ही सारी बैलगाड़ियां एक साथ रुक गईं। सब लोग सामने की ओर देखने लगे। उस बच्ची ने सवाल किया, बाबा, सब रुक क्यों गए? लेकिन इस बार उसे कोई जवाब नहीं मिला। सामने ब्लैक कलर की कार कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। आगे की गाड़ी में कुछ लोग बाहर निकल कर आए जिनके हाथों में बंदूकें थी। एक आदमी आगे बढ़ते हुए बोला, तुम सब अपनी अपनी बैलगाड़ियां पीछे ले लो, बड़े मालिक की गाड़ी खड़ी है। उस आदमी की इतना कहते ही सभी लोगों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियां पीछे लेना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने बाबा से पूछा, बाबा, हम सब पहले आए हैं ना, तो हमें पहले जाना चाहिए। ये लोग हमें पीछे जाने के लिए क्यों कहते हैं? उस लड़की की माँ ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख उसे कुछ कहने से रोक दिया। उस बच्ची की बात जब उस आदमी ने सुनी तो वो आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या कहा इस छोरी ने? उस लड़के के पिता ने डरते हुए कहा, अपना हाथ जोड़कर, कुछ नहीं सरकार, बच्ची है, जेको ना मालूम कि बोलना के है या के ना बोलना है। बच्ची है तो संभाल कर रख। चलो तुम सब जल्दी से पीछे गाड़ी ले लो। वो आदमी रास्ता खाली करवाने में जुट गया। वही पीछे काले रंग की गाड़ी जिसका शीशा पूरी तरह से कवर था। उसके पिछली सीट पर बैठा शख्स बार बार अपने हाथ की बंधी घड़ी में वक्त देख रहा था। सर पर राजस्थानी लाल पगड़ी थी। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें जिसके कुछ बाल सफ़ेद थे। उम्र से करीब लगभग 58 वर्ष के आसपास रही होगी। सिर्फ जैसलमेर ही नहीं, राजस्थान की कई हिस्सों में भी इनके नाम का सिक्का चलता है। इनके कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है ये आपको पता चलेगा। गाड़ी के आगे वाले हिस्से में एक तरफ ड्राइवर था तो दूसरी तरफ एक शख्स और बैठा था जिसकी उम्र यही करीब 51 वर्ष रही होगी। नजरें तीखी,
सख्त शरीर, चेहरे पर दाढ़ी और घुमावदार मूछें। माथे पे एक छोटा सा कट का निशान था जो किसी पुराने जख्म के निशान सा लग रहा था। उस शख्स का नाम यशवंत रावल था, चित्रसेन रावल के छोटा भाई। वो बोला, के हो गया छोटे, और कितना वक्त लगेगा? जे सब में मारा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, चित्रसेन जी ने कहा। तो यशवंत बोला, पता नहीं भाई सा के वास्ते इतना वक्त लग रहा है। आप ठहरिए, मैं बात करता हूँ। ये बोल यशवंत ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और अपने आदमी को आवाज़ देते हुए बोला, राम सिंह कहाँ है? राम सिंह ने कहा, आया बड़े मालिक। राम सिंह भागता हुआ यशवंत की गाड़ी के पास पहुंचा। राम सिंह रावल साहब का खास आदमी था जो पिछले कई वर्षों से उनके यहाँ काम कर रहा था। राम सिंह से पूछा, कितना वक्त लगेगा? भाई साहब ने जल्दी आने को बोला है, यशवंत ने कहा। तो राम सिंह बोला, बस मालिक, थोड़ा समय और दे दीजिए, रास्ता अभी खाली करवा देते हैं। राम सिंह अपने आदमियों को हरकाते हुए कहा, तुम सब लोगों से अभी तक रास्ता खाली नहीं करवाया गया, जल्दी करो, मालिक को निकलना है। सभी बैलगाड़ियों कुछ ही देर में पीछे हट गईं। आगे जाने के लिए रास्ता बन चुका था। रावल साहब की गाड़ियां आगे बढ़ गईं। बैलगाड़ियों में मौजूद औरतों ने चेहरे को अच्छे से घूंघट से ढक लिया। सभी पुरुषों का सिर नीचे झुका हुआ था। एक डर का भाव उस वक्त सभी के चेहरे पर था। उनके ही निकलते ही सब लोगों ने चैन की सांस ली और सभी गाड़ियां आगे बढ़ गईं। जैसलमेर वैसे तो अपने प्राचीन इतिहास और राज की ठाट बाट के लिए मशहूर है। इन्हीं सब में एक सबसे बड़ी खासियत है राजपूत पैलेस का। माना कि राजाओं और महाराजाओं का ज़माना अब नहीं रहा, लेकिन आज भी राजसी ठाट बाट यहाँ देखने को मिल जाएगी। हवेली बाहर से बेहद ही खूबसूरत थी। बाहर खुला सा मैदान, मध्य दरवाजे से होकर सामने एक बड़ा सा फाउंटेन था, जिसके इर्द गिर्द से होकर गाड़ियां महल के आगे आकर रुकती हैं। बाहर गार्डन का सख्त पहरा था। सबने एक प्रकार की लिबास पहने हुए थे, सफ़ेद धोती और लाल कुर्ता, सिर पर राजस्थानी पगड़ी। सबके हाथों में हथियार थे। महल की सुरक्षा है, सभी चौकन्ने थे। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही नीचे बड़ा सा हॉल है। मध्य में सीढ़ियाँ थी जो आगे कुछ दूरी पर दो हिस्से में बढ़ जाती हैं। चारों तरफ कमरे बने हुए थे। नीचे एक कमरे के माहौल काफ़ी गंभीर था। रॉकिंग चेयर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष रही होगी। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, उम्र का असर त्वचा पर पड़ रही थी। आंखों में एक चिंता मौजूद थी। उनकी निगाहें सामने वाली दीवार पर थी, जिन पर कई सारी तस्वीरें टंगी थी। साफ जाहिर था कि ये तस्वीरें उनके पूर्वजों की थी। ये हैं पृथ्वीराज सिंह राजपूत, राजस्थान के हुकुम शाह और सबसे बड़ी बात, धर्मराज पद पर आसीन होने वाले प्रमुख व्यक्ति। धर्मराज वो पद है जो किसी व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्रदान करता है कि वो नियमों और विनियमों के द्वारा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संबंधित फैसले ले सके। जैसलमेर में इस पद का विशेष महत्व है, जिसे हासिल करने के लिए खून की नदियां बहाई जाती हैं। पृथ्वीराज जी के अलावा उस कमरे में एक और सदस्य मौजूद था, जो कि सोफे पर बैठे किसी चिंता में डूबे हुए प्रतीत हो रहा था। यह है पृथ्वीराज जी के बड़े सुपुत्र देवराज सिंह राजपूत। वैसे तो पृथ्वीराज जी की गद्दी इन्हें बहुत पहले मिल जाती, परंतु एक गंभीर समस्या ने इस परिवार को चिंता भर दिया। पृथ्वीराज जी गंभीर आवाज में बोले, देवराज, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। बरसों से हम इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। तुम अच्छे से जानते हो हमारी उम्र हो चुकी है। दुश्मन इसी ताक में है कि उन्हें कब मौका मिले और वो हमारी गद्दी हथिया लें। पूरे 50 साल गुजरने वाले हैं और सभी को इंतजार है हमारे वारिस का। बस 2 महीने हैं हमारे पास। अगर हमने सबके सामने अपना वारिस पेश नहीं किया तो ये सब
पद हाथों से चला जाएगा और दुश्मन हमारे नामों निशान मिटा देंगे। पिताजी कहाँ से लाएंगे वारिस? हकीकत तो आप जानते ही हैं। इन वर्षों से हमने ये झूठ अपने परिवार से कहा है और साथ साथ ये भी जनता से। अब और ज़्यादा समय तक इस सच को छुपा पाना आसान नहीं है, देवराज ने कहा। तो पृथ्वी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ा क्रोधित स्वर में बोले, आज हम इस सवाल का अपना भविष्य देख रहे हैं। इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो राजदेव। हमने कहा था तुम्हारी दूसरी शादी कर लो, लेकिन तुमने साफ इनकार दिया। देवराज जी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और बोले, पिताजी आप अच्छे से जानते हैं हम सुमित्रा से प्यार करते हैं और उसकी जगह किसी और को अपने जीवन में नहीं दे सकते। दूसरी शादी का मतलब सुमित्रा को बिना अपराध के सजा देना। हम इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकते थे। पृथ्वीराज जी ने अपनी आंखें खोली और देवराज जी से बोले, क्या बांझ होना अपराध नहीं है? देवराज जी की आंखें सख्त हो गईं, परंतु सामने बैठा सख्त पिता होने के साथ एक हुक्म सा भी था। देवराज जी नजरें नीचे करके बोले, पिताजी बांझ होना आपकी नज़र में गुनाह होगा, हमारी नज़र में केवल विधाता का रचा खेल है। हमने दूसरी शादी से इनकार किया था, लेकिन किसी दूसरे बच्चे को गोद लेने से मना नहीं किया था। अब अगर ये रास्ता भी काम नहीं आया तो इसमें हमारा दोष नहीं था। ये बोल देवराज जी उस कमरे से बाहर निकल गए। देवराज वहाँ से जा चुके थे। पृथ्वीराज जी अपने आप से बोले, जानते हैं देवराज, लेकिन हमारे दुश्मन ने चाल चली है। उन्होंने तुम्हारे द्वारा गोद लिए बच्चे को हमारा वारिस मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में हमारे पास झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। देवराज जी अपने कमरे में चले गए। उन्हें आते देख उनकी पत्नी सुमित्रा देवी उठकर खड़ी हो गई। दिखने में वो दुर्गा माँ की मूर्त थी। नीले रंग की साड़ी और मांग में राजस्थानी टीका तन पर और भी कई सारे जेवर थे। सुमित्रा जी अपने सिर का आंचल संभाले देवराज जी के पास आई। क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कहा पिताजी ने? देवराज जी ने उत्तर नहीं दिया और अपने माथे की पगड़ी उतार के उनके हाथों में दे दी। देवराज जी बिस्तर के किनारे जाकर बैठ गए। सुमित्रा जी उनकी मनोदशा समझ रही थी। उन्होंने फिर से सवाल किया, तो क्या इस बार भी पिताजी ने वारिस का जिक्र किया है? जब देवराज ने कहा, जब तुम जानती हो सुमित्रा तो फिर सवाल क्यों कहती हो? तो क्या मुझे ये सवाल करने का हक भी नहीं है? सुमित्रा ने कहा। अब और कितना झूठ बुलवाएंगे आप मुझसे? एक ना एक दिन ये सच बाहर आना ही है। पता चलने दीजिए कि सबको हमारी कोई औलाद नहीं है। बांझ हूँ मैं। इस सियासत को कोई राजकुमार नहीं दे पाई। अपने इन्हीं हाथों से अपने बेटे की मौत देखी मैंने, और मेरा दुर्भाग्य तो देखिए, दुनिया वालों के सामने इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप सब ने मुझसे झूठ बुलवाया है। बेटे की मौत पर आंसू भी छिप कर बहाने पड़ते हैं। क्या कोई समझ पाएगा मेरी मनोदशा को? सुमित्रा ये कहते कहते रो पड़ी। देवराज ने अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए बोले, तुम्हें अच्छे से मालूम है सुमित्रा, अगर हम उस वक्त आपको सच बता देते कि हमारा बेटा जन्म लेते ही मर चुका है, तो उस वक्त हमारे परिवार का खात्मा कर दिया जाता। ये रियासत कब का दुश्मनों के हाथ में चली जाती। इसलिए हमने अपने मरे हुए बेटे को सबके सामने जिंदा बताना पड़ा। सबने झूठ कहा था कि हमें उन्हें ऐसी जगह रखा है जहां हमारे दुश्मन उन्हें खोज न पाए। ना नाम, न पता और ना ही कोई निशानी, कुछ नहीं बताया हमने किसी को। वो अपने 25 वर्ष पूरे करने के बाद ही जैसलमेर लौटेंगे। बस 2 ही महीने की बात है, फिर कहाँ से लाएंगे दुनिया वालों के सामने इस खानदान का वारिस? सुमित्रा जी के इस सवाल पर देवराज जी ने निरुत्तर हो गए। आखिर वो क्या जवाब देते? उनके सुमित्रा जी एवं पृथ्वीराज जी के अतिरिक्त केवल कुछ खास वफादार लोग थे जिनके अतिरिक्त ये बात किसी को मालूम नहीं थी। इन लोगों के बीच ही ये गहरा राज छिपा था।
जिसे छिपाते छिपाते कभी इन्होंने अपने से झूठ कहा तो कभी अपने लोगों से। जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा गांव एक वीरान गांव है। एक प्रकार से लोगों के बीच भय फैला है कि यहाँ भूत प्रेत का वास है। सैकड़ों वर्षों से गांव वीरान है। इस गांव में थोड़ी दूरी पर लोगों का जमावड़ लगा था। भीड़ आपस में तरह तरह की बातें कर रही थी। कुछ दूरी पर एक बोरी बंधी हुई पड़ी थी। दुर्गंध इतनी थी कि इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। जूट की बोरी लाल रंग से सन चुकी थी। भीड़ में मौजूद एक आदमी बोला, मने तो लागे है कि किसी जानवर को मारकर यहाँ फेंक दिया गया है। क्यों भाइयों, जानवर की तरह इस इंसान की लाश भी तो हो सकता है, दूसरा आदमी ने कहा। फिर एक औरत कहती है, अरे कोई जल्दी से पुलिस को खबर करो, अभी की दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस को खबर कर दी जाती है और पुलिस आती ही होगी, एक आदमी ने कहते हुए अपने चेहरे के आगे हाथ रख दूर देखने की कोशिश कर रहा था। उसे दूर से ही गाड़ी आती नजर आ रही थी। पास आने पर चीजें साफ नजर आई। वो पुलिस की जीप ही थी। पुलिस को देखकर सब लोग किनारे हो गए। पुलिस की जीप रुकी और इंस्पेक्टर कुछ हवलदार के साथ बाहर निकला। उन्हें भी जब दुर्गंध आई तो उन्होंने जेब से रुमाल निकाल कर मुंह पर रख लिया। ये बदबू किस चीज़ की है? जरूर कोई जानवर मरा होगा। भीड़ में से एक आदमी निकल कर आगे आया और इंस्पेक्टर से बोला, साहब ये बोरी सुबह से यहाँ है, मैंने कुछ गड़बड़ लागी, मैंने आपको फ़ोन कर दिया। पता ना के है जे बोरी में, अभी पता चल जाएगा, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर ने हवलदार को बोरी खोलकर चेक करने का इशारा किया। दोनों कांस्टेबल अपने अपने मुंह पे रुमाल बांधकर आगे बढ़ गए। हालांकि बोरी के पास जाने का किसी का इरादा नहीं था, लेकिन ये उनकी ड्यूटी थी। जब बोरी खोली गई तो सबकी आंखें हैरान से बड़ी हो गई। बोरी में इंसान की लाश थी, वो भी एक लड़की की। बोरी में आधा अंग निकाला बाहर। पैरों की पायल देखकर सबने अंदाज़ा लगा लिया था कि एक लड़की की लाश थी। सबसे ज़्यादा अचरज करने वाली बात ये थी कि ये लाश निर्वस्त्र थी। दोनों कांस्टेबल तुरंत साइड हट गए। इंस्पेक्टर अपने सिर की टोपी उतार कर अफसोस भरे स्वर में बोला, जब से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है हर 2-4 दिन में कोई न कोई कत्ल का केस मिल ही जाता है। सब इंस्पेक्टर ने बोला, एम्बुलेंस को फ़ोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और तुम यहाँ मौजूद गवाहों के बयान नोट कर लो। तब कांस्टेबल ने कहा, जी साहब। दोनों हवलदार अपने अपने काम में लग गए। इंस्पेक्टर उस आदमी के पास चले गए जिन्होंने उन्हें फ़ोन किया था। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और क्या क्या देखा, पूरी बात बताओ मुझे। साहब, हम सब तो पास के गांव में रिश्तेदार के शादी में गए थे। सुबह लौटते ही तभी इस बच्चे को ये दिखाई दिया। उसने हमें बताया तो हम लोग भी ठहर गए। कुछ ठीक नहीं लगा तो आपको खबर कर दी। मतलब तुम सब ने ये लाश किसी को फेंकते हुए नहीं देखा? इंस्पेक्टर ने पूछा तो उस आदमी ने ना में सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर ने उनके बयान नोट होने के बाद उन सब लोगों को वहाँ से भेज दिया। एम्बुलेंस लाश को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। देवराज जी सुमित्रा के पास सवालों से निरुत्तर हो गए थे। उनसे कोई जवाब नहीं मिला। सुमित्रा जी को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। जीजी सब बुला रही हैं, हमें जाना होगा। ये बोल सुमित्रा जी वहाँ से चली गईं। वो कमरे से बाहर आई तो उनकी नज़र हाल में खड़ी एक महिला पर गई, जिन्होंने पूरी तरह से हल्के गेहुए रंग की राजस्थानी लिबास धारण कर रखा था। तन पर कोई जेवर नहीं था, बल्कि हाथ और पैर में चांदी के मोटे मोटे कड़े थे। वो एक विधवा के लिबास में थी। इनका नाम यमुना देवी था, जो पृथ्वीराज जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटी और बेटा। सबसे बड़ी उनकी ये बेटी यमुना देवी है। उनके बाद देवराज जी हैं
और उनके बाद पृथ्वीराज जी। आखिरी संतान एक बेटी थी सरस्वती, जो अब नहीं है। सुमित्रा जी यमुना जी के पास आकर बोली, आपने बुलाया जीजी सा? तो उन्होंने कहा, हाँ बड़ी बींदड़ी, मने जे बताना था, आज मारे को करुणा के घर जाना है। जे की बहू की गोद भराई की रस्म है, नेक तो देना ही पड़ेगा, लौटने में शाम हो जावेगी। इतना कहकर यमुना जी वहाँ से चली गई। वहीं ऊपर के कमरे में से दो लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। सुमित्रा जी का ध्यान ऊपर की ओर गया। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली, दोनों का बचपना अभी तक नहीं गया, पता नहीं बच्चे की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे। सियासत की जंग में खून न बहे, ऐसा कभी हुआ है? इतिहास गवाह है, इनके लिए महाकाव्य लिखे गए हैं। कैसे समाधान निकलेंगे इस समस्या का? कहाँ से लाएंगे वारिस? कौन संभालेगा धर्मराज का पद? जिस राज की जिक्र सुमित्रा जी ने किया, अगर वो राज दुनिया वालों के सामने आ जाएगा तो क्या होगा? ऊपर कमरे से आवाज़ सुनकर सुमित्रा ने कहा, वंदना वंदना रुक जाओ, तुम्हें ऐसे नहीं भागना चाहिए। एक आदमी बार बार एक लड़की को रुकने के लिए कह रहा था। वही वो लड़की हंसते हुए कभी सोफे के पीछे तो कभी पलंग के पीछे भागती। उसने राजस्थानी लिबास धारण किया हुआ था। भागने की वजह से सिर से दुपट्टा गिरकर कंधे की ओर जा सरक रहा था। वो बेड की दूसरी साइड पहुंचकर बोली, अभिनय जी, अब हम नहीं भाग सकते, प्लीज़ हमें परेशान करना बंद कर दीजिए। अभिनय सिंह राजपूत पृथ्वीराज जी की छोटी बेटी सरस्वती का बेटा है। अभिनय का जन्म देते ही वो इस दुनिया से चल बसी। तब से अभिनय इसी हवेली में रहता है। उसका बचपना यही गुजरा। इस वक्त कमरे में जो लड़की है वो वंदना सिंह राजपूत, अभिनय की पत्नी। अभिनय अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए बोला, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अब हम दोनों में से कोई नहीं भागेगा। अभिनय के कहते ही वंदना ने एक गहरी सांस ली और पीछे पलटकर अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। तभी अभिनय ने पीछे से आकर पकड़ लिया। वंदना चौंकते हुए बोली, ये गलत बात है अभिनय जी, आपने हार मान ली थी, अब छोड़िए हमें। हमने कहा तो बस इतना कहा था। कमरे में कॉकरोच है और हमें उससे डर लगता है। अब उसे पकड़ने के लिए आप सारी रात जागेंगे, इसमें हमारी गलती है। वंदना के ये कहने पर भी अभिनय बोला, जी नहीं, सारा कसूर तो मेरा है। एक तुम्हारे लिए सारी रात जाग कर गुजारी और ऊपर से मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। चलो थैंक यू अभिनय जी, लेकिन आपके शैतान हमें माफ़ी मांगने के लिए मना कर रहे हैं। वंदना ने ये कहा तो अभिनय ने उसे अपनी ओर पलटा। ऐसा क्या? अभिनय वंदना के कान में बोला, क्या भाई आप अभी से हमारी पत्नी के खिलाफ भड़का रहे हैं? एक तो वो वैसे भी हमारी बात नहीं मानती और आप अभी से हमारे पक्ष लेने के बजाय उनका पक्ष ले रहे हैं। ज़रा आइए, फिर हम आपको बताते हैं। वंदना ने हंसते हुए बोला, अभी बस कीजिए, अभी उनके आने में वक्त है। अभी वंदना के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोला, मुझे तो इंतज़ार है इनके आने का। ये अपने साथ ढेरों खुशियाँ लेकर आएंगे। वंदना ने कहा, आएगा नहीं, आएगी। अभिनय ने कहा, चाहे लड़का हो या लड़की, हमें सब मंजूर है। इससे बहुत सारी बातें करेंगे और हम ढेर सारी कहानियाँ सुनाएंगे। कहानी से मुझे याद आया, हमें सुबह से हमारी कहानी कहीं नज़र नहीं आई। कहाँ गई है वो? वंदना आईने के सामने चली गई। वो अपना मांग टीका ठीक कर सिर पर आंचल डालते हुए बोली, बस्ती हवा में है वो, आपको तो मालूम ही है। एक जगह उनके पाँव टिकते कहाँ हैं? अपने कमरे में ही होंगी। सवेरे सवेरे निकल गई राजस्थान की सैर को। अब शाम ढलने के बाद ही उनका दीदार होगा।
उनके होने से हवेली में रौनक नजर आती है और जब वो ना हो तो सब वीरान सा लगता है। अभिनय ने कहा। वही हवेली दूसरे कमरे में और भी सदस्य मौजूद हैं। यमुना जी की 2 संतानें थी, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही विवाहित थे और इसी हवेली में रहते थे। यमुना जी की बेटी का नाम तनुश्री था। वे बेहद ही शांत और साम्य स्वभाव की थी, अपनों को खुशी के लिए हर दर्द सहने वाली। जैसा उनका स्वभाव था, किस्मत ने खेल भी उनके साथ वैसा ही रचा। इनके पति अनमोल रहेजा एक घर जमाई हैं। ऐसा कोई ऐब नहीं जो इनमें ना हो। सास ससुर के पैसों पर अय्याशी करना इनके फितरत में शुमार था। इनके अतिरिक्त यमुना जी की दूसरी संतान थी उनका बेटा विनय राजपूत सिंह। विनय का स्वभाव भी अपनी बड़ी बहन तनुश्री की तरह था, शांत और गंभीर। हाँ, लेकिन इनकी पत्नी कुनिका सिंह राजपूत इसका ठीक विपरीत उदाहरण है। हंसमुख और चुलबुली और ज़्यादा बोलने वाली। इन्हें सजने संवरने का बड़ा शौक है और बोलना तो इन्हें इतना पसंद है कि एक बार शुरू हो जाए तो रुकने का नाम नहीं लेती। अब आप ही खुद देख लीजिए। विनय अपने कमरे में कुछ ज़रूरी फाइलें देख रहा था। अभी तक तो कमरे में शांति थी, लेकिन उस शांति को भंग होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कुनिका ट्रे में पानी का गिलास लेके कमरे में आई। उसने विनय की ओर पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। विनय ने एक नज़र में उसे देखा और फिर पानी का गिलास लेते हुए बोला, पानी लाने में इतना वक्त लगता है? तब कनिका ने कहा, बिल्कुल नहीं, पानी लाने में इतना समय थोड़ी ना लगता है। वो क्या है कि हम किचन में गए पानी लेने, लेकिन गरिमा ने है ना, उसने हमें रोक लिया। दीदी, हम दोपहर के खाने में क्या बनाएं? हम बस उसे यही बता रहे थे कि कुनिका की बात अधूरी रह गई। विनय अपनी फाइल लेकर वहाँ से जा चुका। कुनिका उदास होकर खुद से बोली, ये कभी मेरी पूरी बात सुनते ही नहीं। कमरे से बाहर आने के बाद विनय ने गहरी सांस ली। बाप ने सिर्फ एक ही सवाल किया था, हाँ या ना में जवाब देने की बजाय पूरी रामायण ही सुना दी। वही दूसरे कमरे में तनुश्री कपड़ों को तय कर कबर्ड में रख रही थी और अनमोल बेड पर बैठे फ़ोन चला रहा था। इस वक्त उनको होठों पर मुस्कान थी। तनुश्री काफ़ी देर से उनकी हरकतों को नोटिस कर रही थी। उसने थोड़ा हिम्मत कर कहा, आप कल रात कहाँ थे? अपने मामा साहब के घर। अनमोल बिना उनकी ओर देखा बोला, कौन सा मामा साहब? वो तो मुर्शिदाबाद में रहते हैं। जैसलमेर कब आए? तनुश्री के इस सवाल पर अनमोल उसे घूरते हुए बोला, हर बात तुम्हें बतानी ज़रूरी है क्या? उनके बेटे का दोस्त आया था यहाँ किसी काम से, इसलिए मैं उससे मिलने गया था। अब दोबारा इस बारे में कोई सवाल मत करना। अनमोल ने लगभग धमकी देते हुए अपनी बात पूरी की। तनुश्री ने आगे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपने काम में लग गई। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया इसे यूं ही नहीं कहा जाता। जहाँ तक नज़रें दौड़ाया जाएगा वहाँ पीली रेत ही पाएंगे। शाम होते ही धूप का कहर थोड़ा कम हो जाता है। एक कतार से ऊँटों की टोली गुजर रही थी। सजे धजे ऊँट और उन पर बैठे लोग, एक अद्भुत दृश्य था। ऊँट के पैरों में बंधी झंझरें शोर करते हुए मनमोहन धुन उत्पन्न कर रही थी। रेत के टीले पर कोई शख्स बैठा था। इस वक्त उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। केसरिया रंग का दुपट्टा तेज हवा के कारण लहरा रहा था। वो लड़की एक डायरी पर पेपर रख कुछ लिख रही थी। सोचते वक्त वो कलम के पिछले सिरे को दांतों से दबा रही थी। जब कुछ याद आ जाता तो मुस्कुराते हुए शब्दों को कोरे कागज में उकेरती। हवा के बहाव से वो पेपर उड़ गया। वो लड़की तुरंत उठी और उस कागज को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। पैरों में पहली पायजेब उसके भागने से शोर कर रही थी। सफ़ेद रंग का घाघरा चोली जिस पर अच्छी कारीगरी की हुई थी। केसरिया दुपट्टा भागने की वजह से बार बार कंधे से नीचे सरक रहा था। उस लड़की ने एक हाथ में अपने घाघरे को पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ से अपने गिरे हुए दुपट्टे को संभालती तो कभी हाथ आगे बढ़ाकर पेपर को पकड़ने की कोशिश करती। आखिरकार वो कागज़ उसके हाथ लग गया। हाथों में भरी चूड़ियाँ, लंबे केस खुले होने के कारण कमर तक नीचे लहरा रहे थे। भागने की वजह से उसकी सांसें चढ़ गई। उसके चेहरे के आगे से कागज़ हटा तब कहीं जाकर पूर्णमासी का चांद नजर आया।
चंद्रमा की भांति ललाट, माथा अमृत की भांति नयन बिल्कुल तीखे, हर बार कुछ न कुछ कहानी गढ़ जाते। सुंदर नाक, गुलाब की पंखुड़ी की भांति होंठ, जब वे मुस्कुराती तो किसी खिले गुलाब की भांति प्रतीत होते। कान में चांदी के झुमके, हाथ में भरी हुई चूड़ियां, गले में सफ़ेद मोतियों की एक पतली सी माला जिसमें छोटे सा गोल्डन का लॉकेट था। उस लड़की ने दोनों हाथों से पेपर को थामा हुआ था। होंठ खुले तो वो उस पेपर को पढ़ने लगी। हर रिश्ते में एतबार जरूरी है, कभी जीत तो कभी हार जरूरी है। यूं ही तो नहीं बन जाते इसके फसाने, कभी इनकार तो कभी इजहार जरूरी है। ख्वाहिशों के घर में अनजाने सफ़र में कभी कभी तो ठहराव भी जरूरी है। अगर महसूस हो तो इतना समझ लेना, खामोशियों में भी तकरार जरूरी है। ये जिंदगी है हमारी, कोई जंगल नहीं, साथ चलने के लिए हम सफ़र जरूरी है। कहानी, अरे ओ कहानी, अब तो घर चलने का कष्ट कर। शाम गुजरने वाली है। रात को घर लौटते तो जमाना हमारे बारे में इस तरह तरह की कहानी बनाएंगे। पीछे से किसी ने आवाज़ दी तो कहानी उनकी ओर पलटी। उस लड़की का नाम कहानी था। गहना, उसने बोला, गहना, मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। सोचा जब तू नहीं लौटती तब तक कुछ कविता ही लिख लूं। गहना ने पूछा, अच्छा कौन सी कविता लिखी है तूने, जरा मैं भी तो सुनूं। कहानी ने कहा। गहना अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोली। कहानी मुस्कुराई और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, मिली है रूह तो रस्में की बंदिशें क्या हैं, जिस्म तो वैसे भी एक दिन खाक हो जाना है, फिर दरमिया रंजिशें क्या हैं। और आगे भी तो बोल, गहना ने पूछा। कहानी ने कहा। उसके पास आकर रुकी और अपने दोनों हाथों उसके कंधे पर टिका कर बोली, अभी तो शुरुआत की है, आगे के बोल नहीं मिले अभी, इसलिए कविता पूरी नहीं हुई। जिस दिन पूरी हो जाएगी तुझे सुना दूंगी। कहानी ने कहा, ठीक है बाबा, सुना देना, अभी तो घर चल, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, सुनने को मुझे मिलेगा। घर का काम काज छोड़कर कहाँ मटकने चली जाती है, गहना ने कहा। कहानी अपने बैग और डायरी उठाते हुए बोली, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम रानी माँ से इजाज़त लेकर आए थे और तुम्हें भी हमारे साथ आने की इजाज़त उन्होंने ही दी थी। गहना उसके साथ चलते हुए बोली, रानी माँ तो देवी हैं, वो भी भूल कर भी अपशब्द नहीं कहती, लेकिन बुआ सा है ना, कड़क स्वभाव वाली, वो खरी खोटी सुनाए बिना नहीं रहेंगी। वैसे हम दोनों के लिए उनका प्यार बहुत झलकता है। गहना की बातों पर कहानी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई नहीं, हम वो करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल फेंकेंगे। गहना हंसते हुए बोली, तुम नहीं सुधरोगी। गहना की बातों पर कहानी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई नहीं, हम वो करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल फेंकेंगे। गहना हंसते हुए बोली, तुम नहीं सुधरने वाली। कहानी और गहना राजपूत पैलेस पहुंची। बाहर आदमियों का सख्त पहरा था और गाड़ी के पास एक आदमी खड़े थे जो गार्ड से कुछ समझा रहे थे। ये हैं चंद्र बाबू मिश्रा, पृथ्वीराज जी के कहा बहुत ही खास आदमी। यहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा उन्हीं के हाथों में है। कहानी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते काका। उसे देखकर गहना ने भी हाथ जोड़ लिए। चंद्र बाबू उन्हें देखते ही बोले, बिटिया इस वक्त आप दोनों कहाँ से आ रही हैं? हमने मना किया था ना, ऐसे अकेले मत घूमना। जाइए अंदर जाइए। कहानी गहना का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। गहना कहानी से हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं चली किचन में खाना बनाना है। गहना भागती हुई किचन में चली गई। गहना इस घर में काम करती है। बचपन में माँ के साथ हवेली आया करती थी। पिछले 2 सालों से उसकी माँ बीमार थी
और इस कारण माँ के बदले गहना ने हवेली में आकर काम करना शुरू कर दिया। कहानी के आने के बाद से ही दोनों में दोस्ती हो गई। कहानियाँ सीढ़ी चढ़कर ऊपर चली गई। उसके पायल की छमछम उसके आने का पैगाम पहले ही सुना देती थी। कहानी वंदना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते ही बोली, अगर हो इजाज़त तो अंदर आ जाएं। वंदना इस वक्त बिस्तर ठीक कर रही थी। आवाज़ सुनकर वो ठहर गई। उसने बिना दरवाजे की ओर देखे ही कहा, जी नहीं, अभी वहीं ठहरिए, हम जरा आरती की थाल सजा कर लाते हैं, उसके बाद ही प्रवेश कीजिएगा। कहानी मुस्कुराते हुए अंदर चली गई और पीछे से वंदना के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, लगता है मेरी जीजी मुझसे नाराज़ हैं। आप जल्दी से ये बता दीजिए कि आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए क्या करूं? वंदना उसके हाथ पर मारते हुए बोली, दूर हट, चल, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। एक बात नहीं मानती मेरी, सुबह से गायब है और शाम के पहर लौटी है। कहानी उससे दूर हाथ मारते हुए बोली, चल। बिस्तर पर बैठते हुए, घूमने थोड़ी ना गई थी, काम से गई थी। गुरुजी आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं। और थोड़ी देर बाद कहानी कह ही रही थी कि तभी वंदना उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, और थोड़ी देर राजस्थान की रेत में टहलने में गुजर गई होगी, यही है ना? या और कोई बहाना सुनाने के लिए है? कहानी बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, जीजी माँ, ये कोई कहानी थोड़ी ना है। आपको लगता है कि मैं कोई कहानी बना रही हूँ? अब बस भी कर दीजिए। कहानी, मुझे और नहीं कुछ सुनना। जाकर कपड़े धूल ही जमा हैं। ठीक है, जा रही हूँ। कहानी उठकर वहाँ से चली गई। कहानी वंदना बुआ की बेटी है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसे वंदना के माता पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। वंदना की माँ का रवैया कहानी के प्रति हमेशा पक्षपातपूर्ण ही रहा। वंदना को हमेशा अपनी माँ से इस बात से लेकर शिकायत रही। राजघरानों में शादी होने के बाद वंदना विदाई के वक्त कहानी को अपने साथ ले आई। उस वक्त कहानी 15 वर्ष की थी। वंदना और अभिनय की शादी के 5 वर्ष गुजर गए और कहानी अब 20 वर्ष की हो चुकी है। वो SBK कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ रही है। गाने और नाचने का बेहद शौक़ है उसे। कहानी तो एक बेहतरीन डांसर बनने का ख्वाब रखती है। कहानी अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और सीने से आंचल उतार के बिस्तर की साइड में रखा। वो कानों के झुमके उतारने लगी। इसी बीच उसे कुछ ध्यान आया। उसने अपने गले में 4 इंच नीचे बाईं तरफ ब्लाउज का हल्का छोटा सा तिल था। कहानी ने वापस से उसे छिपाया और अपनी चूड़ी उतारते हुए खुद से बोली, तुझे इस जगह नहीं होना चाहिए था। गिनती भर लोगों को ये बात पता है और ये सब लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। कहानी ने कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकाले और चेंज करने के लिए वॉशरूम चली गई। चित्रसेन जी हाल में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। वहीं उनके बगल में खड़ा उनका मुनीम उन्हें हिसाब किताब बता रहा था। बड़े मालिक, ये रहा पिछले 3 महीने का हिसाब। किससे कितना लिया, किसको कितना दिया, ये सब इसमें लिखा है। चित्रसेन जी ने कहा, ये सब तो ठीक है। कुंज बिहारी, मने जे बताओ, बगीचे के पास वाली ज़मीन के क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मारे को वो ज़मीन किसी भी कीमत पर चाहिए। चित्रसेन ने कहा तो कुंज बिहारी बोले, बड़े मालिक, हम बात करने के लिए गए थे, लेकिन पता चला उस ज़मीन का मालिक शहर से बाहर गया है। हफ्ता भर बाद लौटेगा, तब जाकर उससे बात होगी। क्या मतलब समझूं मैं इसका? जब तक वो ना आवेगा हमारा काम रुका रहेगा। वो जहाँ कहीं हो, जैसलमेर बुलाओ उसको। चित्रसेन ने कहा। तभी वहाँ एक औरत आई जिन्होंने राजस्थानी लिबास पहना हुआ था। हाथों में कंगन और माथे पर टीका
अपनी चमक दिखा रहा था। वो चित्रसेन जी के पास आकर बोली, खाना लग गया है। चित्रसेन जी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, बाकी सबको आने के लिए कहो, हम आते हैं। ये महिला चित्रसेन जी की पत्नी मीनाक्षी रावल हैं। परिवार में चित्रसेन जी के छोटे भाई यशवंत हैं, जिनकी शादियां तो दो ही, परंतु दोनों ही पत्नियां दुनिया से चल बसी। यशवंत की कोई संतान नहीं है। चित्रसेन जी का इकलौता बेटा है प्रवीण रावल। रावल परिवार का इकलौता वारिस और शायद ज़रूरत से भी ज़्यादा मिली छूट ने उसे हर बुरी आदत अपनाने को मजबूर कर दिया। इसे गुस्सा बहुत आता है और उस पर नियंत्रण रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मीनाक्षी जी ने नौकर को यशवंत और प्रवीण को बुलाने के लिए कहा। उसके लौट आने पर मीनाक्षी जी ने पूछा, वो दोनों नहीं आए क्या? कहाँ हैं इस वक्त? नौकर सिर झुकाए बोला, मालकिन वो दोनों छत पर हैं। उन्होंने खाने के लिए इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया है? कहीं वो दोनों बैठकर शराब तो नहीं पी रहे? मीनाक्षी जी ने पूछा, पर नौकर ने हाँ में सर हिला दिया। मीनाक्षी जी मन में बोली, किसे कहूँ किसे नहीं, सब एक जैसे हैं। मीनाक्षी जी भी वहाँ से चली गईं। ऊपर छत पर कोई नहीं था सिवाय यशवंत और प्रवीण के। दोनों ने पी रखी थी। प्रवीण ने अपना सिर सोफे पर टिका रखा था और दोनों हाथों को सोफे पर फैला रखा था। यशवंत उसकी जांघ पर थपथपाए हुए बोला, भतीजे अपने गुस्से को शांत रख, तू हर बार गुस्से में गलत कर देवे है। प्रवीण ने कहा, काका सा जो बोलना है सीधे बोलिए ना, जलेबी की तरह बात मत घुमाइए। मने बात घुमाने की को नहीं आवे, जो बोलूं सीधी और खरी बोलूं। परसों रात जिस छोरी ने तुम सब उठा लाए थे, क्या किया उसके साथ? यशवंत ने पूछा तो प्रवीण बोला, करना क्या था, वही जो हम सबके साथ करते हैं। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, इसलिए पंख काट दिए उसके। ऐसी जगह बेच दिया है जहाँ से वो ना तो फड़फड़ाएगी और ना ही लौट कर आएगी। काम को अच्छे से निपटा तो दिया है ना, जे ना हो कि उसकी वजह से हम लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़े। भाई साहब ने पता चला तो हम दोनों की खैर नहीं। इतना कहकर यशवंत ने शराब का गिलास उठाई और पीने लगा। प्रवीण फीका मुस्कुराया और उठते हुए बोला, आप बाबा साहब से क्यों डरते हो काका साहब? वो आपको खाना थोड़ी ना जाएंगे। भाई साहब से कौन डरे है और कौन ना, तू मने ना सिखा। भाई साहब के सामने थारी बोलती बंद हो जावे, फिर अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारे पैर पड़े है। यशवंत उसकी पोल खोलने लगा तो प्रवीण ने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, काका साहब को चढ़ गई है, जाइए जाकर सो जाइए। प्रवीण दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन कदम लड़खड़ाने की वजह से वो गिरने लगा। दरवाजे पे खड़े आदमियों ने उसे गिरने से संभाल लिया और उसे उसके कमरे तक छोड़ आए। रात का वक्त था। पूरा परिवार इस वक्त खाने की टेबल पर एकत्रित हुआ था। बड़ी सी ओवल शेप की टेबल और उसके इर्द गिर्द चेयर लगे थे। वहाँ रखी चीज़ें एक प्रकार से शाही लुक दे रही थीं। मध्य वाली चेयर पर हुकुम सा यानी पृथ्वीराज जी बैठे हुए थे। उनके दाईं तरफ वाली चेयर पर देवराज जी और बाईं तरफ चेयर पर अभिनय बैठे थे। अभिनय के बगल में बुआ सा यानी यमुना देवी और उनके बगल में तनुश्री और अनमोल बैठे थे। वहीं देवराज जी के बगल में कहानी और उसके बगल में विनय बैठा था। कुनिका, वंदना और सुमित्रा जी सबको खाना परोस रही थी। देवराज जी कहानी से बोले, आपसे एक बात कहनी थी बेटा। कहानी ने कहा, कहिए ना राजा सा, क्या कहना था आपको? देवराज जी बोले, यूँ तो पूरा जैसलमेर हमारा है, आप कहीं भी घूम सकती हैं, बस काली माँ के मंदिर के आगे मत जाइएगा। अगर ज़रूरी काम हो तो किसी को अपने साथ ले जाइएगा। कहानी अपना सिर नीचे करके बोली, जो आज्ञा राजा सा, हम ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज जी अभिनय से पूछते हुए बोले, अपने और विनय ने कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला है। सुना है इस महीने अच्छा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, बहुत बहुत बधाई हो। अभिनय ने कहा, बस नाना सा, ये तो आप बड़ों का आशीर्वाद है। अनमोल ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और मन खुद को में से बोला, मैं भी तो उसी कंपनी को संभाल रहा हूँ,
लेकिन मेरे लिए तो कभी तारीफ के बोल नहीं फूटे। पृथ्वीराज जी का खाना हो चुका था। उन्होंने देवराज से कहा, देवराज, खाना खाने के बाद मुझे स्टडी रूम में मिलना। देवराज जी ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद बाकी सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। कहानी भी खा चुकी थी, लेकिन वो वहीं बैठी रही। सबके जाने के बाद कुनिका, वंदना और सुमित्रा जी खाने के लिए बैठी। कहानी और गहना उन्हें खाना परोसने में जुट गई। सुमित्रा जी वंदना से बोली, तुम्हें इतनी देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए वंदना। कल से तुम सबसे पहले खाओगी। मैं भी तो यही कहती हूँ रानी माँ, लेकिन जीजी माँ मेरी बात ही नहीं सुनती। कहानी ने भोली सी शक्ल बनाकर कहा। कुनिका खाते हुए बोली, थोड़ा सुधार लाइए अपने अंदर जेठानी सा। आपका खाया पिया ही तो बच्चे को लगेगा, क्योंकि मामी सा मैंने ठीक कहा ना। कुनिका ने ऐसे पूछने पर सुमित्रा जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ तुमने ठीक कहा। सबके बीच हंसी मजाक जारी था। खाकर सब अपने कमरे में चले गए। कहानी ने ट्रे में दूध का गिलास रखा और सुमित्रा जी के कमरे में आई। हालांकि दरवाज़ा खुला हुआ था, फिर भी उसने दरवाज़ा खटखटाना उचित समझा। सुमित्रा जी आईना के सामने बैठे हाथों के कंगन उतार रही थी। उन्होंने बिना पीछे की ओर देखे कहा, आ जाइए कहानी, कब तक वहाँ खड़ी रहेंगी? अभी तो जैसलमेर की सैर कराई है, बहुत जल्द मुख्य पात्र से मिलवाऊं। उन्होंने बिना पीछे की ओर देखते हुए कहानी को अंदर आने के लिए कहा। कहानी अंदर आते हुए बोली, हम तो कुछ कहते ही नहीं रानी साहब, फिर भी आप कैसे पहचान लेती हैं कि हम आ गए हैं? सुमित्रा जी मुस्कुराई और पलटते हुए कहानी से बोली, आप तो बसंती हवा है कहानी। आपके आने की खुशबू फिजाओं में घुल जाती है और आपकी पाजेब की झनकार आपके आने का फरमान सुना देती है। कहानी उनकी बातों पर मुस्कुरा दी। उसने सुमित्रा जी की दवाइयाँ उनके हाथों में रखकर कहा, अब आप जल्द से अपनी दवा लीजिए, आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी। हम भूल जाए, लेकिन आप हमारी दवा नहीं भूलती। जब आप ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएंगी, तब हमारी दवा का ख्याल कौन रखेगा? कहानी ने कहा, आप भी कैसी बातें करती हैं रानी माँ। मैं जीजी माँ और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये बोलते हुए कहानी ने मुंह बना लिया। सुमित्रा जी ने हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, हम आपके होने वाले वर को घर जमाई बना लेंगे। कहानी ने कोई जवाब नहीं दिया और दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, ये राजा सा के लिए, वो आए तो उन्हें ख़त्म करने को कहिएगा। हम चले सोने। ये बोल कहानी झूमती हुई वहाँ से चली गई। सुमित्रा जी खुद से बोली, अगर हमारी औलाद होती तो हम आपको अपनी बहू बना लेते, लेकिन ईश्वर हमसे ये सौभाग्य बहुत पहले ही ले चुके हैं। कहते कहते सुमित्रा जी का गला भर आया। अगले दिन सुबह का वक्त हवलदार इंस्पेक्टर को सैल्यूट करते हुए बोला, जय हिंद सर। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, जय हिंद। कल वाले केस के बारे में कुछ पता चला? कब आएगी पोस्टमार्टम के? और पिछले हफ्ते में जिन लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी, उनके घर वालों को बुलाया। इंस्पेक्टर के ये पूछने पर कांस्टेबल बोला, सर रिपोर्ट आज शाम तक मिल जाएगी। पिछले हफ्ते 3 लड़कियों के गायब होने की मिसिंग कंप्लेंट आई थी, उनके घर वाले आए हुए हैं। इंस्पेक्टर ने एक नज़र दरवाजे की ओर देखा तो उसे बाहर कुछ लोग बैठे नजर आए। उसने कांस्टेबल से कहा, एक एक करके अंदर भेजो। कांस्टेबल बाहर चला गया। उसके जाने के बाद एक आदमी अंदर आया। इंस्पेक्टर ने उसे देखकर पूछा, तुमने किसी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी? हमारी घरवाली की साहब, 4 दिन से वो घर न लौटी। कट्टे गई मैं को नहीं मालूम। उम्र कितनी है उसकी? 40 बरस। इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया। उसने उस आदमी से कहा, ये कुछ सामान है, जरा देख कर बताओ, तुम्हारी पत्नी के हैं क्या? वो आदमी वहाँ रखे सामान को देखने लगा। उसने इंस्पेक्टर से कहा, नहीं साहब, जे हमारी घरवाली के ना है। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। वो आदमी वहाँ से चला गया। वो 2 लोग अंदर आए। इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा तो वो लोग बोले, साहब 15 साल की हमारी बिटिया 4 दिन से गायब है। रपट लिखवा दिए हैं पर कोई जवाब न मिला। इंस्पेक्टर ने टेबल की पर रखे हुए सामान की ओर इशारा किया, इसे देखकर बताइए कि आपकी बेटी का है। उन दोनों ने उस सामान को देखा, फिर ना में सिर हिला दिया। आखिर में 2 लोग बचे थे, उनकी भी बेटी गुम हुई थी।
उन लोगों ने सामान देखा तो खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े। इंस्पेक्टर हैरानी से उन्हें देखने लगा। वहाँ खड़ा आदमी बोला, साहब ये हमारी छोरी का है। ये चैन तो उसकी माँ ने बनवाई थी, पिछले महीने ही उसके जन्मदिन पर दिया था। क्या हुआ हमारी छोरी का, कहाँ है वो? चुप हो जाओ। चुप क्यों हो साहब, बताओ ना साहब, हमारी कजरी कहाँ है? 10 दिन बाद उसका ब्याह है, 3 दिन हो गए हैं घर से गायब हुए, उस लड़की की माँ ने रोते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने थोड़ा हिम्मत करके कहा, आपकी बेटी अब जिंदा नहीं है, हमें उसकी लाश मिली है, इस वक्त डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। आपकी बेटी की मौत की खबर सुनकर दोनों व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगे। कजरी के पिता ने कहा, हमने तो थाने में उसी दिन रपट लिखवा दी थी साहब। कुछ लोगों ने बताया उसको रावल साहब के छोटे बेटे प्रवीण रावल के आदमी उठा लेकर गए हैं। ये बात भी हमने बताई थी लेकिन किसी ने नहीं मानी। इंस्पेक्टर ने जब प्रवीण रावल का नाम सुना तो सोच में पड़ गया। उसने कहा, कहाँ आप लोगों को पूरा यकीन हो कि आपकी बेटी को प्रवीण रावल के आदमी ने उठा लिया है? ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों को गलतफहमी हो गई हो। गलतफहमी हो तो साहब जो मदद की गुहार लगाने यहाँ चले आए। अब तो फैसला हुकुम शाही करेंगे। सारे पंचों का दरवाज़ा खटकाऊंगा। जब चल कजरी की माँ, यहाँ कुछ ना होने वाला। हुकुम शाह से भीख मांगनी पड़ेगी वरना हमारी छोरी की लाश भी ना मिलेगी। वो दोनों व्यक्ति दुखी मन से वहाँ लौट गए। इंस्पेक्टर अपनी हाथों की मुट्ठी कसते हुए बोला, खुद को कभी इतना मजबूर मैंने महसूस नहीं किया जितना इस जगह पर मैंने खुद को किया है। अर्जी तो भेज दी कमिश्नर साहब के पास, वो जल्द से कोई बहादुर एसीपी को भेज दें। इस वक्त हाल में पृथ्वीराज जी और देवराज जी मौजूद थे। सुमित्रा जी उनके लिए चाय लेकर पहुंची। चंद्र बाबू अपना सिर झुकाए बोले, खंबा खड़ी हुकुम सा। कहिए मिश्रा जी, कोई विशेष सूचना? हुकुम सा, एक आदमी आया है, कहा 3 दिन से उसकी बेटी लापता थी। पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी थी। आज जाकर पता चला कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। उसकी विनती है कि उसकी बेटी की लाश उसे दे दी जाए। चंद बाबूजी ने कहा तो देवराज जी बोले, क्या हुआ उसकी बेटी के साथ? राजा साहब, पुलिस का कहना है कि उसकी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। लड़की के घर वालों ने चित्रसेन रावल के बेटे प्रवीण रावल पर शक जताया। कहाँ है प्रवीण रावल के आदमी? उसकी बेटी को जबरदस्ती उठा लेकर गए थे। चंद बाबूजी ने कहा। देवराज हाथों की मुट्ठी कसते हुए बोले, बाबा साहब, प्रवीण की हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो खुलेआम यहाँ की बहू बेटियों को उठाने लगा है। इसका कुछ न कुछ इलाज करना होगा। पृथ्वीराज जी बोले, चंद्र बाबू, आज ही सभा का आयोजन कीजिए, पंचों को खबर भी भिजवा दीजिए। चित्रसेन को कहिए अपने बेटे के साथ सभा में उपस्थित हो। चंद्र बाबू जी उनकी पूरी बात सुनकर वहाँ से चले गए। सुमित्रा जी ने ये सभी बातें सुनी और इस खबर से बहुत दुख भी हुआ। वो चाय वहाँ रख कर चली गई। दोपहर का वक्त था। दोपहर में तपती गर्मी में भी कितने लोग सभा में शामिल हुए। पीपल के वृक्ष के नीचे बड़े मंडप पर एक कुर्सी रखी थी। उसके ठीक पीछे एक आदमी बड़ी सी गोलाकार की छतरी लिए खड़ा था। नीचे की तरफ दोनों ओर कुछ कुर्सियां लगी थीं। आसपास में कई लोग जमीन पर बैठे थे। धुएं का गुब्बारा उड़ाती हुई कुछ गाड़ियां आकर रुकी। सबकी नज़र उसकी ओर गई। चित्रसेन रावल अपने भाई यशवंत और बेटे प्रवीण के साथ गाड़ी से बाहर निकले। तीनों एक साइड खड़े लगी चेयर पर जाकर बैठ गए। उनके कुछ आदमी उनके पीछे आकर खड़े हो गए। चित्रसेन जी ने पंचों की ओर देखकर कहा, क्या बात है हुक्म सा, आगमन ना हुआ अब तक? जो लोग लो आपने नाम लिया वो आ गए। पंचों के बीच बैठे एक आदमी ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा। चित्रसेन जी और बाकी लोगों ने उस ओर देखा। दूसरी तरफ से 7 कारें एक कतार में आकर रुकी। पृथ्वीराज जी के बाहर निकलते ही उनकी जय जयकार शुरू हो गई। आखिरकार हुकुम सा धर्मराज के पद पर आसीन जो थे और उनकी हैसियत जैसलमेर के में व्यक्ति की जान से भी ज़्यादा थी। सबने खड़े होकर धर्मराज का अभिवादन किया। पृथ्वीराज जी के
ठीक पीछे देवराज जी और चंद बाबू मिश्रा थे। पृथ्वीराज जी धर्मराज की कुर्सी पर जाकर बैठ गए और देवराज जी अपने आदमियों के साथ दूसरी तरफ रखी कुर्सियों पर जा बैठे। सभा शुरू की गई और सरपंच ने कहा, हुकुम सर, जे लोग अपनी छोरी के वास्ते आए हैं, इनका कहना है कि 3 दिन से इनकी छोरी लापता है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो कल जाकर इनको खबर मिली कि इनकी छोरी अब जिंदा ना है। इन लोगों को प्रवीण लावल पर शक है। सरपंच की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी यशवंत भड़के और बोला, सरपंच मुंह संभाल कर बात कर। तने मालूम भी है किस पर इल्ज़ाम लगा रहा है? मारे भतीजे पर। कुछ गलत किया है तभी इल्ज़ाम लगाया गया है। चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा, देवराज जी ने कहा। इससे पहले यशवंत कुछ कहता, चित्रसेन जी ने इशारे से बैठने के लिए कहा। यशवंत ने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा और वापस ही अपनी जगह पर बैठ गए। पृथ्वीराज जी ने सामने खड़े दंपति से कहा, हम यूं ही किसी पर लगाए इल्ज़ाम को सही नहीं मान सकते। आपके पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो कि आपकी बेटी के साथ जो हुआ वो प्रवीण लावल ने किया है? कजरी के पिता रोते हुए बोले, माने को नहीं मालूम हुकुम सा। मैंने कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उनके आदमियों को मारी छोरी को ले जाते हुए देखा। कजरी के पिता ने अपने साथ खड़े 2 आदमियों को इशारा किया। सब लोग उन दोनों के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। यशवंत और प्रवीण के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उन दोनों गवाहों ने जब उन्हें देखा तो वे जवाब देने से कतराने लगे। देवराज जी ने कहा, आप दोनों को किसी के भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो देखा उसका पूरा हाल सच सच बताइए। यशवंत जी को खा जाने वाली नज़र से देख रहा था। दोनों गवाहों में से एक तो इतना डर गया कि वो सच कहने के बजाय प्रवीण के पक्ष में बोला, हुकुम सा, मैंने कुछ न देखा, सब हमारी आंखों का धोखा था, मैंने माफ़ कर दीजिए। यशवंत और प्रवीण के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई तो एक प्रकार से छुप गई थी। दूसरे व्यक्ति ने बयान देते हुए कहा, हुकुम सा, मैंने तो रावल साहब के आदमियों को कजरी बिटिया को ज़बरदस्ती ले जाते हुए देखा। मैंने रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो लोग हमें निकल गए। दूसरे व्यक्ति ने जब प्रवीण के शिकायत बयान दिया तो यशवंत गुस्से से भर गया। वो कुछ कहता, चित्रसेन जी ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। पृथ्वीराज जी ने प्रवीण से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? प्रवीण तीखे लफ्ज़ों में बोला, मैंने कुछ नहीं किया। कोई भी ऐरा गैरा आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा और मैं मान लूँगा, जान से मार डालूंगा। प्रवीण के ये कहने पर सभी पंच आपस में बात करने लगे। तभी सरपंच ने कहा, रावल साहब, आपके छोरे से कहिए सभा की गरिमा बनाए रखे। हुकुम सा के सामने ऐसी बात करना उचित ना है। प्रवीण के ये कहने पर सभी पंच आपस में बात करने लगी। तभी सरपंच ने कहा, हुकुम सा के सामने ऐसी बात करना उचित नहीं है। चित्रसेन जी ने प्रवीण को इशारे में से अपनी जगह पर वापस बैठने के लिए कहा। प्रवीण गुस्से में अपनी जगह पर बैठ गया। चित्रसेन जी ने राम सिंह को इशारा किया तो उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके आदमियों के बीच से निकला एक आदमी बाहर आया और हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर ज़मीन पर बोला, मारे को माफ़ कर दो हुकुम सा, मारे को अपना जुल्म कबूल है। उस लड़की का बलात्कार मैंने किया है। मैंने ही अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे अगवा किया था। यशवंत उठा और उसका कॉलर पकड़कर उसे मारते हुए बोला, थारे ये मजाल, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद तो तू छुप कर बैठा है, थारे को मैं ना छोड़ूंगा। यशवंत को रोकने के लिए पंचों ने रावल साहब से कहा। उसने कुछ आदमियों के आगे बढ़कर यशवंत को पकड़ा। देवराज जी ने कहा, यह सब झूठ है। अपने बेटों को बचाने के लिए उसका इल्ज़ाम अपने आदमी के सिर डाल दिया। देवराज, ये सभा कानून की तरह सबूत मांगती है। अगर सबूत है तो पेश करो, नहीं तो मुंह बंद रखो। चित्रसेन ने कहा, गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और क्या चाहिए आप लोगों को? सुनाइए सजा, फालतू वक्त कौन ही हम लोगों के पास। यशवंत देवराज जी को घूरते हुए बोला। इससे पहले देवराज जी कुछ कहते पृथ्वीराज जी बोले, ये सभा गुनहगार को सजा जरूर देगी। हम इसे पुलिस के हवाले करने का आदेश देते हैं और इसके परिवार को समाज से बहिष्कृत करते हैं।
पृथ्वीराज जी का फैसला सुनकर चित्रसेन जी, यशवंत और प्रवीण के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। बहुत से लोग इस बात को समझ रहे थे कि दोषी प्रवीण है, क्योंकि वो उसकी फितरत से वाकिफ थे, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण वो प्रवीण को सजा नहीं सुना सके थे। चित्रसेन जी देवराज को देखते हुए बोले, देवराज, हमारी बात मानो तो अपने परिवार की चिंता करो। 2 महीने की बात है और तो फिर हुकुम शाह का पद और धर्मराज की कुर्सी दोनों छिन जावेगी। क्यों हुकुम शाह? ये कहते हुए उन्होंने पृथ्वीराज जी की ओर देखा। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और बोले, ये पद हमारा खानदान सदियों से संभालता आ रहा है और 2 महीने बाद इस कुर्सी पर हमारा वारिस बैठेगा। हुकुम शाह, 25 साल हो गए हैं ये बात सुनते सुनते। अब तो हमारे कान भी पक गए हैं। पता नहीं वारिस है भी या नहीं। अगर है तो उसको छुपा कर के वास्ते रखा है। आपका खून आपके बेटे की तरह कमज़ोर के है। चित्रसेन जी ये कहते हुए देवराज जी गुस्से में उठकर खड़े हुए। जुबान संभाल कर बात करो चित्रसेन, वरना यही ये बात साबित हो जाएगी कि किसका कितना खून कमज़ोर है। इसमें देर के ना करो साबित। ये बोलते हुए यशवंत ने पीछे कमर में रखी हुई गन निकाल ली। दोनों ही और आदमियों ने अपनी अपनी तलवारें और बंदूकें निकाल लीं। एक ऊंची आवाज़ के साथ पृथ्वीराज जी अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। शांत हो जाओ सब। पृथ्वीराज जी उठते ही बाकी सब लोग उठकर खड़े हुए। ये सभा है, कोई जंग का मैदान नहीं। यहाँ सिर्फ जुबानी जंग होगी, हथियारों की बात नहीं है। सब लोग अपने अपने हथियार वापस रखो। यशवंत पृथ्वीराज जी की ओर देखते हुए बोला, हुकुम शाह, आपके खून में उबाल बहुत है, लेकिन उसमें गाढ़ापन नहीं, जल्दी ठंडा हो जाता है। अगर आपका वारिस आया भी तब भी उसे धर्मराज का सिंहासन पर बैठने के लिए खुद को साबित करना होगा, और इस बार चुनौती मेरा भतीजा देगा। ठीक है, 2 महीने बाद या तो वारिस की जंग के मैदान में उतारिएगा या अपनी पगड़ी मारे भाई सा के पैरों में रखिएगा। ये बोलकर यशवंत वहाँ से चला गया। चित्रसेन जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बिखेर कर सबसे विदा लेकर अपने लोगों के बाद वहाँ से चला गया। भरी सभा में फिर वारिस का जिक्र छिड़ा। जंग की चुनौती मिली और साथ ही अपमान का घूंट भी पीना पड़ा। पृथ्वीराज जी ने सभा स्थगित की और हवेली के लिए लौट पड़े।